हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियोज़ के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि चंद्रमा के बारे में हमें कौन कौन से फैक्ट्स रीट लेवल 2 साइंस के अंदर हमें याद रखने हैं। इससे पहले हम ग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रह क्या होते हैं, सूर्य के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम चंद्रमा और तारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा की हम बात करते हैं। तो चंद्रमा में आपको पहला फैक्ट्स जो याद रखना है कि इसकी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यदि पूछा जाए तो नाम लगाना है चंद्रमा का। ठीक है भाई, ये आप सभी जानते हो, पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद पृथ्वी से इसकी दूरी जो है वो अगर पूछी जाए तो 384,000 किलोमीटर। के का मतलब यहाँ पे हज़ार रहेगा, तो 384,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम फैक्ट्स की बात करें तो इस पे एक ठोस लावा पाया जाता है। ठीक है भाई, इस पे ठोस लावा पाया जाता है जिसे मारिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मारिया। ठीक है भाई, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। उसके बाद यदि इसके परिक्रमण काल की बात करें, ठीक है भाई, सूर्य का परिक्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर का चक्कर लगाने का समय है 29.5 दिन का। ठीक है, 29 सही 1/2 दिन का समय होता है ये। ठीक है, और इस समय को एक चंद्रमास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक चंद्रमास। तो एक चंद्रमास पूछ ले तब भी आपको बताना है 29.5 दिनों का या 29 सही 1/2 दिनों का। और परिक्रमण काल पूछे तो भी 29 सही 1/2 दिनों का बताना है। ठीक है भाई। उसके बाद इसकी समुद्र तल से पानी का ऊपर उठना। ठीक है, समुद्र तल से पानी का ऊपर उठना, जब भी ज्वार भाटा आता है तो क्या होता है, समुद्र तल में पानी जो है वो अपने तल से ऊपर उठ जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। और ये किस कारण होता है? ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट याद रखोगे आप कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, तो उसे हम 6 से भाग दे दें तो हमारे पास किसका आ जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा आप, नेक्स्ट फैक्ट में आप याद रखोगे कि चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड का समय लेता है। कितना समय? 1.3 सेकंड का समय लेता है। और पहले हमने की थी परिक्रमण काल की बात, अब हम करते हैं परिभ्रमण काल की बात। परिभ्रमण काल क्या होता है? अपने अक्ष पे कितने समय में घूमता है, और जितना समय ये अपने अक्ष पे घूमने में लेता है उतना ही समय ये पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने में लेता है। तो इसका जो परिभ्रमण काल है वो कितना है? 27.3 दिन, या फिर आप इसे डिटेल में याद करना चाहो तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। ठीक है, 11.47 सेकेंड। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। वैसे इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ही याद रखना है 27.3 दिन। ठीक है। उसके बाद चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? इसके बारे में आपको याद रखना है, नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा था एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या है, चंद्रमा पे सबसे पहले कदम रखा था। ठीक है, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि इन्होंने चंद्रमा पे पहला कदम जो है वो कब रखा था, तो ये बात भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले चंद्रमा पे कदम कब रखा गया था, तो हमें बताना है कि 20 जुलाई 1979 में रखा गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने टिक्स बनाई थी इसकी। नील आर्मस्ट्रांग को एन से मैंने नील बनाया, एन, ए से आर्मस्ट्रांग, और फिर ए आ गया तो ए के लिए यहाँ पे आ गया एडविन। ठीक है, और फिर ए आ गया एल्ड्रिन। तो इस तरीके से मैंने इन चारों के नाम का पहला वर्ड लेकर के ये ट्रिक बनाई थी, एन ए, ना। ठीक है, ना इसको कह सकते हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मैंने इसे याद किया था। बाकी आप देख लेना, कैसे भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए भाई, अब क्या होता है यहाँ पे आप देखिए कि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की आकृतियाँ जो है बढ़ती रहती हैं या फिर कम होती रहती हैं। ठीक है भाई, पहले क्या है, अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक चंद्रमा जो है वो बढ़ता है। चंद्रमा जो है वो बढ़ता रहता है, उसका आकार बढ़ता रहता है। पहले जो है वो चंद्रमा का आकार मान लीजिए कम है। ठीक है, पहले चंद्रमा हमें छोटा सा दिखाई देता है, ठीक है, इस तरीके से, चांद की तरह इस तरीके से। और फिर जो है इसका आकार धीरे धीरे बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आगे जा कर के और इसका आकार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और फिर लास्ट में पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा जो है वो पूरा दिखाई देता है। तो इस चंद्रमा की बढ़ती हुई स्थितियों को हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष।
ठीक है। तो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। उसके बाद पूर्णिमा से लेकर, अब पूर्णिमा को चंद्रमा जो है पूरा हो जाता है, ठीक है, पूरा गोल हो जाता है चंद्रमा। उसके बाद फिर से क्या है, चंद्रमा फिर से कम दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, घटना स्टार्ट हो जाता है, आप कह सकते हो। तो कम दिखाई देना स्टार्ट होता है, और इस तिथियों को हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। और ये कब होती हैं, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक तो चंद्रमा बढ़ता है, जिसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक क्या होता है, कम होता है, यानी दिखाई देना कम हो जाता है, इसके कारण क्या है, इसे क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष तिथियाँ कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है भाई। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तब हम इसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति को आप यदि देखना चाहो तो ऊपर वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, अभी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखो कि ये हमारे पास क्या है, सूर्य है, ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी। और ये पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है इस तरीके से। ठीक है भाई। अब यहाँ पे चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि जब क्या है, हमारे पास सूर्य और चंद्रमा इसके बीच ऐसे घूमती, ये पृथ्वी भी इसके चारों ओर घूम रही है, तो ऐसे चंद्रमा ये घूमता घूमता इधर आ जाएगा, तो ये चंद्रमा यहाँ पे आ जाएगा। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में यदि पृथ्वी आ जाए, चंद्रमा और सूर्य के बीच में यदि पृथ्वी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच, जैसे ये वाली कंडीशन बना रखी है, तो इसमें क्या है, चंद्रमा बीच में आ रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे। क्या कहते हैं, इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जैसे ही चंद्रमा ये घूमते घूमते यहाँ पे आ जाता है तो पृथ्वी इसके बीच में आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, जब क्या है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, जब पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगी बीच में, तो चंद्रमा इधर आ जाएगा, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रहा है तो इस कंडीशन को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो है, उसके बाद देखिए कि सूर्य का जो पिछला भाग है वो हमें दिखाई नहीं देता, वो अंधकार में होता है, क्योंकि सूर्य के ऊपर क्या है, मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य से जो प्रकाश है वो ही इस पर चंद्रमा पे पड़ता है और आधे भाग पे पड़ता है, और ये रिफ्लेक्ट होके हमारी क्या पृथ्वी तक पहुंचता है। किस पे तो पहुंचता है, पृथ्वी तक। तो यहाँ पे ये हमें आधा भाग ही दिखाई देता है, ठीक है, और बाकी का आधा भाग पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता, क्योंकि चंद्रमा गोल है, तो बाकी के आधे भाग पे प्रकाश नहीं पहुँचने के कारण ये जो है हमें क्या है, अंधकार में भाग जो है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं, इस पीछे वाले आधे भाग को, अंधकार वाले भाग को हम क्या कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं। तो शांति का सागर कहाँ पे पाया जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये शांति का सागर चंद्रमा पे पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मिट्टी का रंग। यहाँ की मिट्टी का रंग जो है वो कैसा होता है, नारंगी होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जल जो है अनुपस्थित है, ठीक है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, तूफान का महासागर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जल जो है वो नहीं है, इसलिए इसे तूफान का महासागर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तूफान वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, जल नहीं है। उसके बाद लिबनिटीज पर्वत, इस पे एक पर्वत पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, लिबनिटीज पर्वत। ठीक है, और ये चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, पृथ्वी पर चंद्रमा पर पाए जाने वाला सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, उसका नाम क्या है, लिबनिटीज पर्वत। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका स्थान दक्षिणी ध्रुव के पास है। लगभग इसकी ऊंचाई की बात करें तो 35,000 फीट है। ठीक है, 35,000 फीट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट, इस पे वायुमंडल अनुपस्थित है, अतः यहाँ पे हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती, क्योंकि वायुमंडल है नहीं, और ध्वनि संचरण के लिए हमें क्या माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे वायुमंडल है नहीं, इसलिए हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद
चंद्रमा से आकाश का रंग यदि हम देखें, चंद्रमा से यदि हम आकाश का रंग देखें तो कैसा हमें दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे भी आपको बता दिया गया है कि चंद्रमा से आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। तो इतने फैक्ट्स कम से कम आपको क्या है चंद्रमा के बारे में याद रखने हैं। यदि इतनी बातें आपको याद हैं तो चंद्रमा से क्वेश्चन आता है तो आप उसे बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं तारों के बारे में। चलिए भी दोस्तों, अब हम तारों के बारे में पढ़ते हैं। तो तारों के बारे में हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है अभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो तारे जो हैं, ये बात आपको पहले इसके बारे में याद रखनी है कि तारे जो हैं वो भार के अनुसार यदि बात करें कि तारे किससे बने होते हैं तो 70% इसमें क्या है? हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम होता है, 1.5% कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकती है, नियॉन हो सकता है। ये CNNE लिखा हुआ है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये नियॉन है। और 0.5% जो है वो क्या हो सकते हैं? लोह तत्व हो सकते हैं या फिर अन्य कोई और पदार्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा क्या इसमें पाया जाता है तारों में, तो हाइड्रोजन पाई जाती है, दूसरे नंबर पे हीलियम पाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद युग्म तारों की संख्या, क्योंकि तारे जो हैं वो जोड़ों के रूप में रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तारे जो हैं वो जोड़ों के रूप में रहते हैं, अकेला एक तारा नहीं होता, तारों का समूह के रूप में रहते हैं, आप इसे कह सकते हो। तो इसलिए इसमें युग्म तारों की यदि हम अंतरिक्ष में देखें तो युग्म तारों की संख्या जो है वो कितनी है? 33% है। इसमें ज्येष्ठा में दो तारे पाए जाते हैं, अल्फा सेंटोरी में 3 और मिथुन के अंदर 6। ठीक है, ये इनके नाम हैं, इनके युग्म तारे हैं उनका नाम है। तो ज्येष्ठा के अंदर 2, अल्फा सेंटोरी के अंदर 3 और मिथुन के अंदर 6। ठीक है, तो अब इनकी जन्म प्रक्रिया कि तारों का जन्म कैसे होता है वो आप बात समझिएगा कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है? संघनन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के संघनन से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। और ये जो बादल हैं ये सव्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करते हैं? सिकुड़ते जाते हैं। ठीक है, यानी इनसे क्या बनेंगे? पहले हाइड्रोजन और हीलियम का संघनन होगा। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे और जिसके कारण क्या है? बादल बनेंगे। और ये बादल सव्य के जी के कारण क्या है? सिकुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, इकट्ठे होते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे। और सिकुड़ता हुआ गैसीय पिंड, ये गैसों, क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं तो ये सिकुड़ करके ये सिकुड़ता हुआ गैसीय पिंड जो है इसको हम आदि तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि तारा। इसे प्रोटोस्टार भी कहा जाता है। ठीक है, आदि तारा को इंग्लिश के अंदर प्रोटोस्टार कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि आदि तारा क्या होता है? सिकुड़ता हुआ गैसीय पिंड है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी गैसें सिकुड़ रही हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये सिकुड़ता हुआ गैसीय पिंड जो है, अब जैसे जैसे ये सिकुड़ेगा तो इसमें उच्च ताप, बहुत ज़्यादा ताप जो है वो उत्पन्न होगा, जिससे संलयन से हीलियम की नाभिक का निर्माण होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत सारे मिलकर के किसकी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं? हीलियम की नाभिक का निर्माण करते हैं इसमें। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मिलकर के क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम की नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में कमी होने लगती है, जिसके कारण बाहरी सतह फूलने लगती है। हाइड्रोजन कम होना स्टार्ट होगा तो बाहरी सतह जो तारे की है, गैसीय पिंड जो बना, आदि तारा जो बना, उसकी बाहरी सतह जो है फूलने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, और इसके कारण क्या है? ताप बढ़ने के कारण इसका रंग जो है वो लाल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लाल दानव कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाल दानव। और ये जो लाल दानव है ये तारे के जीवन का अंतिम समय है। ये रीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि तारे के जीवन का अंतिम समय एक तारा है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लाल दानव कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस समय इसका रंग लाल हो जाता है, जिसके कारण इसे लाल दानव कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिए। उसके बाद देखिए, ये तारे के अंतिम चरण है तारे का कि इस तारे को हम क्या कहते हैं? लाल दानव कहते हैं। अब ये लाल दानव तारा जो है वो दो तरीके से क्या है, दो स्थितियाँ इसमें बनती हैं। एक तो स्थिति में क्या है, जब तारे का द्रव्यमान जो है वो सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो। एक है तारे का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा हो। एक तो बराबर है सूर्य के द्रव्यमान के, और एक कंडीशन में क्या है, तारे का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है सूर्य के द्रव्यमान से। ठीक है, तो सूर्य से बहुत बड़े बड़े तारे भी होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब जब तारे का द्रव्यमान जो है वो सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो जाए, तब उस कंडीशन में क्या है कि तारे का जो बाह्य कवच है,
ये क्या है, धीरे धीरे प्रसारित होकर के मतलब फैल करके लुप्त हो जाता है। फैल करके क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, जिसके कारण इसका ताप और बढ़ जाएगा और हीलियम का संलयन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हीलियम का संलयन स्टार्ट हो जाता है। अब पहले क्या हुआ, हाइड्रोजन का संलयन हुआ, ठीक है, और फिर हीलियम बना और फिर हीलियम की नाभिकें बनी और फिर क्या है, ताप बाह्य कवच जो है वो प्रसारित होकर के क्या लुप्त हो गया, जिसके कारण ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फिर हीलियम का संलयन होना स्टार्ट होता है। जब हीलियम का संलयन होना स्टार्ट होता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं श्वेत वामन तारा। क्या कहते हैं, श्वेत वामन तारा या व्हाइट ड्वार्फ स्टार कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। और ये श्वेत वामन तारे में हीलियम जो है लगातार जिसका संलयन हो रहा है, तो एक कंडीशन आती है जब हीलियम खत्म हो जाता है। ठीक है, हीलियम के कारण ही तारा चमक रहा होता है, तो तारा चमकना बंद कर देता है। ठीक है, जब हीलियम खत्म हो जाता है तारा चमकना बंद कर देता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कृष्ण वामन तारा। क्या कहते हैं, कृष्ण वामन तारा, ब्लैक ड्वार्फ स्टार, ब्लैक ड्वार्फ स्टार। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है, दूसरी कंडीशन में आप देखिएगा, दूसरी कंडीशन में तारे का द्रव्यमान यदि बहुत ज़्यादा है सूर्य के द्रव्यमान से, तो इसका बाह्य कवच जो है वो सिकुड़ने के दौरान ऊर्जा के साथ विस्फोट हो जाता है इसमें। ठीक है भाई, इसमें क्या हो रहा था, कवच जो है प्रसारित होकर के लुप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कवच सिकुड़ेगा। ठीक है, सिकुड़ करके क्या है, ऊर्जा के साथ, बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ क्या है, विस्फोट हो जाएगा उसमें और एक जगमगाहट उत्पन्न होगी, जगमग हो जाएगा पूरा तारा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, नव तारा कहते हैं या फिर अभिनव तारा भी इसे कहा जाता है। यानी जब तारे का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है तो इसका बाह्य कवच सिकुड़ करके बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ विस्फोट होता है, जिसके कारण तारा पूरा जगमगाने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नव तारा कहते हैं या अभिनव तारा भी कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर नोवा या फिर सुपरनोवा इसे कहा जाता है। विस्फोट के बाद केवल कोर भाग, विस्फोट के बाद केवल कोर भाग, तारे का केंद्रीय भाग, तारे के केंद्रीय भाग को कोर भाग कहते हैं। जब विस्फोट हो जाएगा तो अकेला क्या है, तारे का केंद्रीय भाग बचेगा। ठीक है, शेष बचेगा, ये शेष आगे लिखा हुआ है, तो केंद्रीय भाग जो है वो बचेगा। तो इसी केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा। तो जब विस्फोट के बाद तारे का केवल केंद्रीय भाग बचता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए भी नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद ये न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो तारा है वो क्या है, केंद्रीय भाग से बना है, तो इसका पूरा जो द्रव्यमान है वो क्या है, एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कृष्ण छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण छिद्र या फिर ब्लैक होल के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जब न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान एक ही जगह पे केंद्रित हो जाता है तो इसे कृष्ण छिद्र कहा जाता है, ब्लैक होल कहा जाता है। और यहाँ पे क्योंकि पूरा द्रव्यमान एक ही जगह पे केंद्रित हो गया तो यहाँ पे इसके कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है, बहुत प्रबल हो जाता है। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या है, इसके कारण जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे केवल क्या होता है, अवशोषण होता है, उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा अवशोषण होता है कि यहाँ पे प्रकाश भी जाता है तो प्रकाश को भी अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होता, उत्सर्जन नहीं होता, यहाँ पे प्रकाश को भी अवशोषित किया जाता है। ठीक है भाई, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह होती है जिसमें क्या है, प्रकाश को भी अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से तारों के बारे में, तारे का जन्म किस तरीके से होता है, ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई। ठीक है, और ये आप याद रखना चाहो तो एक लाइट ईयर वैसे पहले आपको बता चुके हैं 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है एक लाइट, यानी एक प्रकाश वर्ष जो है इतने मीटर का होता है। ठीक है भाई, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, अभी आप इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं तारों के बारे में कुछ और फैक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि तारों के बारे में विस्तारपूर्वक सर्वप्रथम तारों का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम हर्शेल का नाम आएगा। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो विलियम हर्शेल को हमने पहले भी पढ़ा था। अब तारों के बारे में भी विलियम हर्शेल का नाम हमें याद रखना है कि तारों का सर्वप्रथम तारों का अध्ययन विलियम हर्शेल ने किया था। और तारों से क्या है, रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होता है। इस बात का पता किसने लगाया था, कार्ल जोसंकी ने लगाया था 1932 के अंदर, कि तारे जो हैं वहाँ से रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होता है। इस बात का पता कार्ल जोसंकी ने लगाया था 1932 के अंदर। और कैनोपस, ठीक है, कैनोपस की बात करें तो ये दूसरा सबसे चमकीला तारा है, दूसरा सबसे चमकीला तारा है कौन, कैनोपस। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी की बात करें तो पृथ्वी का सबसे निकट का तारा यदि पूछा जाए, पृथ्वी के सबसे निकट का, ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा
और इसे क्या कहते हैं, प्रोक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी के सबसे निकट के तारे को क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये सूर्य के बाद सबसे निकट है, क्योंकि सूर्य को भी एक तारा ही माना जाता है, क्योंकि उसके पास सव्य का प्रकाश होता है। तो इसलिए सबसे पहला तारा जो है वो सूर्य है, पृथ्वी के सबसे निकट। और दूसरा क्या है, प्रोक्सिमा सेंटोरी, सूर्य के सबसे निकट का तारा। सूर्य के बाद की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद सूर्य सबसे निकटतम तारा जो है 1 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा जो है 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जिसे हम सूर्य कहा जाता है। ठीक है भाई, सूर्य सबसे निकटतम तारा है जो कि 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, और इसी दूरी को हमने क्या कहा था, 1 प्रकाश वर्ष कहा था। उसके बाद अल्फा सेंटोरी तीसरा सबसे निकट तारा है। पहला कौन है, सूर्य, दूसरा कौन है, प्रोक्सिमा सेंटोरी, और तीसरा है अल्फा सेंटोरी। ठीक है, वैसे 3 आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पहला ही नाम याद रखिए तो पर्याप्त है। पहला सूर्य है, दूसरा प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये दूसरा आप नाम जरूर याद रखोगे। उसके बाद साइरस, सबसे चमकीले तारे की यदि बात की जाए तो ये साइरस है, और इसकी दूरी पूछी जाए तो 8.6 प्रकाश वर्ष दूरी पर है, लेकिन दूरी नहीं पूछी जाएगी। सबसे चमकीला तारा पूछा जाए, साइरस का नाम लगाना है। उसके बाद पृथ्वी के अक्ष में ध्रुव तारा स्थित है। पृथ्वी के अक्ष के ऊपर आप जानते हो सभी कि ध्रुव तारा ऊपर है, इसके स्थित अक्ष के ऊपर, और यह है ध्रुव मत्स्य यानी उर्सा माइनर लिटिल बियर में पाया जाता है। ठीक है, लिटिल बियर का सदस्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पल्सर तारा जो है वो किसे कहा जाता है, तो पल्सर तारा एक ऐसा तारा होता है जो सूक्ष्म अंतराल के बाद यानी बहुत कम समय के अंदर बाद क्या करता है, रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते रहता है। बार बार क्या करता है, रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, पल्सर तारा कहते हैं। उसके बाद तारों का वर्गीकरण की बात करें तो तारों के वर्गीकरण जो है वो किसने किया था, यदि ये बात पूछी जाए आपसे तो आप बताओगे कि तारों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था, आरजे कैनन के द्वारा किया गया। आरजे कैनन के द्वारा किया गया, और इसने क्या किया, 7 वर्गों में इसे विभाजित किया था। ठीक है भाई, तो इसे क्या, तारों को कितने भागों में विभाजित किया गया, 7 भागों में, O B A F G K M। ठीक है, तो मैंने इसे एक ट्रिक्स, वैसे ये आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन मैंने इसे वो ट्रिक्स के याद कर लिया था। तो इसमें पूछने पे GF बम ओके, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक ट्रिक बनाई थी, GF बम ओके। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको याद कर लिया था, लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तारों के वर्गीकरण में तारे कौन कौन से होते हैं वो पूछने की मेरे हिसाब से रीट में ज़रूरत नहीं रहती ऐसी चीज़ें याद करने की। उसके बाद रंग के आधार पर जो तारे हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक तो लाल, सफ़ेद और नीले। ठीक है भाई, और ये जो इस तरीके का मैंने लगाया है ये इसके टेम्परेचर है कि यदि हम लाल तारे देखें तो इसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है, यानी यहाँ का लाल तारे का ताप जो है वो कम होता है, और एक सफ़ेद तारे का ताप लाल से ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा नीले तारे का ताप होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछेगा सबसे अधिक, एक तारे का ताप सबसे अधिक है तो उसके कौन से रंग के होने की संभावना है, तो नीले रंग के होने की संभावना है। ठीक है भाई, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा तारामंडल यदि आपसे पूछा जाए, सेंटोरस है। इसमें लगभग कितने तारे पाए जाते हैं, 94 तारे पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल भी अभी हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आपको याद रख लेना है कि सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है जिसमें 94 तारे पाए जाते हैं, और हाइड्रा में कम से कम कितने, 68 तारे हैं, 68। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा, और आपने तारों और सूर्य के बारे में बहुत सारे अच्छे फैक्ट्स पढ़े, आप इनको याद कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम देखेंगे तारामंडल क्या है और तारामंडल के बारे में विभिन्न चर्चाएं करेंगे, और उसके बाद ये लगभग टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम कोई नया टॉपिक और स्टार्ट करेंगे, उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको रीट लेवल 2 के लिए साइंस, मैथ्स और साइकोलॉजी का पूरा कोर्स निःशुल्क करवाया जाएगा, और उससे संबंधित कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, वैसे रीट में कर रहे हो तो सभी करनी पड़ेंगे आपको, लेकिन यदि आप SST से हो तो आपको साइकोलॉजी की क्लासें यहाँ पे मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे जो नया आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।